कामिनी, ये आदमी बेचारा बेमतलब मारा गया। सही कहा सर, ऐसी मौत किसी को नहीं आनी चाहिए। कितनी छोटी सी वजह थी, मोबाइल में कुछ गड़बड़ी हुई और शॉक लगने के कारण मर गया। ये आजकल मोबाइल से बहुत सी मौतें हो रही हैं। वही तो, अब इसका क्या करें सर? करना क्या है, एक्सीडेंट का केस बनाकर केस को बंद कर दो। बेचारा भरी जवानी में मर गया। यस सर। क्या बात है सर, आज बड़े खुश लग रहे हो। बहुत सेल्फी ली जा रही है। हाँ कामिनी, मैं तो बस नए फोन का कैमरा चेक कर रहा था, आज ही खरीदा है। वाह सर, मोबाइल तो बहुत अच्छा है। अच्छा तो होगा ही, महंगा जो है। सर मेरी बीवी करंट लगने से मर गई सर। कब और कैसे? अभी हुआ, वो फोन पर बात कर रही थी, तभी अचानक उसे जोर का झटका लगा और वो नीचे गिर गई। कामिनी, इस हफ्ते का दूसरा केस है ना? नहीं सर। तो फिर? शायद ये 8वां है। इतने केसेस हो गए, फिर भी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी सर, मैंने सोचा ये सब एक्सीडेंट है, इसीलिए कोई केस नहीं हुआ। कामिनी, एक बार जो होता है उसे एक्सीडेंट कहते हैं। बार बार अगर ऐसा हो तो समझ जाओ कि कहीं पर कुछ बुरा हो रहा है। जी सर। आगे से ध्यान रखना। अब तक जितनी मौतें चोट लगने से हुई हैं, उन सब की डिटेल चाहिए मुझे। अब चलो ये केस देखते हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और अच्छी तरह से देखने के लिए कहो। हाँ सर। साहिल, क्या ये तुम्हारी बीवी का मोबाइल है? हाँ सर। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। इसने ये कब खरीदा था? 2 दिन पहले सर। कामिनी, यहाँ आओ। यस सर। पहला जो केस था शॉर्ट का, जिसे हमने एक्सीडेंट कहा था, उस आदमी का मोबाइल किस कंपनी का था वो पता करो, और पूरे हफ्ते में जिन लोगों की हत्या इस करंट लगने से हुई है उनकी भी मोबाइल कंपनी का पता करो। अभी करती हूँ सर। सर, आपने जैसा कहा था, मैंने सबके मोबाइल किस कंपनी के थे ये पता लगा लिया है। ये देखिए। ये सारे कांड एक ही मोबाइल कंपनी के फोन से हुए हैं। मतलब इस कंपनी में ही कुछ गड़बड़ है। हमें इस कंपनी के मालिक से मिलना होगा। ठीक कहा सर आपने। तो फिर चलो उनसे पूछताछ करते हैं। रोहित साहब, क्या आपको पता है आपके मोबाइल लोगों की जान ले रहे हैं? हाँ सर, पता है, इसलिए मैंने कल ही प्रोडक्शंस पूरी तरह से रुकवा दी है। तो क्यों मारा इतने लोगों को? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। भला मैं अपने ही कंपनी का नाम क्यों खराब करूंगा? और मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। झूठ बोल रहे हो तुम। एक तो डिफेक्टिव मोबाइल बनाते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। उल्टा मुझे अखबार में मेरी कंपनी के बारे में बुराई पढ़कर बहुत दुख हुआ है। ठीक है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, माँ बाप नहीं है, एक बीवी थी पर हमारा तलाक हो गया, और एक छोटा भाई है। वो क्या करता है? उसका सॉफ्टवेयर का खुद का बिजनेस है सर। क्या लगता है आपको, किसी पर शक है आपको? कोई सगा या फिर कंपनी में कोई? नहीं सर, सब लोग मेरे ही हैं, किस पर शक करें? ठीक है, जब तक पता नहीं चलता शहर छोड़कर मत जाना। सर, मुझे नहीं लगता उस राय ने कुछ किया है। ये किसी अंदर वाले का काम है। मुझे भी यही लगता है। सर, कंट्रोल रूम में एक फैक्स आया है। देखो और बताओ। सर, इसके मुताबिक अब तक जितने भी लोग मरे हैं वो सब करंट लगने से पहले फोन पर बात कर रहे थे। और हैरानी की बात ये है सर कि सभी को एक ही नंबर से कॉल आया था। क्या मतलब सबूत फोन में नहीं, फोन नंबर में है? एक काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करो और इस नंबर की लास्ट लोकेशन पता करने के लिए कहो। यस सर। सर, इस नंबर की लास्ट लोकेशन रॉय का घर है। ये रॉय का कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, पुलिस स्टेशन, कामिनी हियर। रॉय साहब आप? बोलिए। सर, रॉय का कहना है कि उसे पता है कि ये सब किसने किया है। उसने तुरंत हमें घर बुलाया है। जाते हैं, ये फोन का नंबर भी पता लगाना है। कुछ देर पहले ही इसने हमें कॉल किया था, अब ये सब कैसे हो गया? लगता है उस आदमी को पता चल गया होगा कि रॉय हमें सब कुछ बताने वाला है, इसीलिए उसने इसे मार दिया होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब रॉय ने हमें कॉल किया तब वो खूनी यहीं हो। सकता है। एक काम करो,
सारा घर अच्छी तरह से छान मारो और ये चाकू, इस मर्डर वेपन को फोरेंसिक भेज दो। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, पर इसमें बड़ी ही अजीब बात सामने आई है। चाकू पर रॉय का खून तो था ही, पर एक और इंसान का भी खून था। किसका? डीएनए टेस्ट से पता चला है कि वो दूसरा खून उसके भाई का है। मतलब रॉय के भाई का भी खून हुआ है, पर हमें तो वहाँ एक ही लाश मिली। शायद वो खूनी के हाथों से बच गया हो। शायद, या फिर क्या सर? रॉय के इस भाई को ढूंढते हैं, जिंदा या मुर्दा। सर, ये तो वही नंबर है जिससे लोगों की जाने गई है। जल्दी से इस नंबर को ट्रेस करो। मैं करती हूँ, पर फोन मत उठाना। सर, इस नंबर का लाइव लोकेशन तो रॉय का घर है। चलो जल्दी। अच्छा, तो तुम हो इस फसाद की जड़। तुमने किया है ये सब? क्यों किया ये सब तुमने? मैं अपने भाई से बदला लेना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था उसे, क्योंकि वो सौतेला था और मैं सगा। पर मेरे माँ बाप ने सारी जायदाद उसे दे दी। इसलिए बदला लेने के लिए मैंने उसकी कंपनी के मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जिससे एक खास नंबर से आया हुआ फोन उठाते ही जोर का करंट लगेगा और लोगों को लगेगा कि मोबाइल की गलती है। और ये बात रॉय को पता चल गई होगी, इसलिए उसे भी मार डाला। पर एक गलती कर दी तुमने, तुम्हारी हाथापाई में तुम्हारा खून भी चाकू पर आ गया। अब सड़ते रहना जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक। कमाल का नसीब है सर आपका, आप तो मरते मरते बच गए। अपना नसीब तो ऐसा ही है। इंस्पेक्टर कामिनी गाड़ी चला रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। कामिनी ने गाड़ी साइड में रोकी और कॉल उठाया। कौन बोल रहा है? कामिनी मैम, मुझे बचा लीजिए प्लीज, वो मुझे मार डालेगा, मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप कहाँ से बात कर रहे हो, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करती हूँ, आप घबराइए मत। मैम, वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। मैम, वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज आई और कॉल कट गया। कामिनी ने उस नंबर पे वापस से कॉल किया, लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। कामिनी ने हवलदार को कॉल किया और उस नंबर की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। साथ ही इंस्पेक्टर राठौड़ को भी कॉल करके सारी बात बताई और वहां से गाड़ी लेकर चली गई। अगले दिन न्यूज़पेपर में शहर में एक लड़की की अजीबोगरीब तरीके से खून होने की खबर आई। कामिनी को जब उस नंबर की इंफॉर्मेशन मिली तो पता चला कि वो नंबर तो उसी लड़की का है जिसका खून हुआ है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ जब उस स्पॉट पर पहुंचे तब उस लड़की की डेड बॉडी एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से चाकू के वार से खराब कर दिया गया था और उसके माथे पर एक काले रंग का गुलाब रखा हुआ था। ऐसे अजीबोगरीब तरीके से खून के पीछे का राज क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल इंस्पेक्टर राठौड़ के मन में आ रहे थे। इस केस की छानबीन करने के ठीक 1 महीने बाद फिर से एक मर्डर की बात पूरे शहर में फैल गई। ताज्जुब की बात तो ये थी कि इस लड़की को भी उसी तरीके से मारा गया था जैसे 1 महीने पहले मर्डर हुआ था और ऐसे ही लगातार 4 महीनों तक मर्डर होता रहा। सर, ये केस उतना आसान नहीं लगता जितना हम सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, ये कौन हो सकता है और क्यों? सही कहा तुमने कामिनी, ये किलर बहुत चालाक है। मुझे लगता है कि ये कोई साइको किलर है जो सभी खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। अच्छा, तुमने एक बात नोटिस की कामिनी? क्या सर? ये कि हर मर्डर महीने की 14 तारीख को हो रहा है। हो न हो ये किलर अभी भी किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में है और इस महीने की 14 तारीख को वो पक्की सी बात है कि एक और मर्डर करेगा। लेकिन इस बार हमें उसे पकड़ना होगा कामिनी। अगले दिन जब कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ केस की छानबीन कर रहे थे तब एक न्यूज रिपोर्टर उनके पास आया। हेलो सर, मेरा नाम विक्टर है, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं सर। आपके यहाँ आने की वजह? शहर में एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, बस उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं सर। देखो विक्टर,
इस बारे में अभी हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते हैं, मामला सेंसिटिव है, लेकिन बहुत ही जल्द हम उस किलर को पकड़ लेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो अब तुम जा सकते हो यहाँ से। वो रहा दरवाजा। मैं जानता हूँ सर कि आप उसे पकड़ लेंगे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कामिनी, हवलदार और राठौड़ उसकी ओर देखने लगे। विक्टर ने कहा कि वो उनके साथ रहना चाहता है। विक्टर ने बताया कि वो पहले से ही एक इंस्पेक्टर बनना चाहता था। उसके लिए उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से उसे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और नौकरी करनी पड़ी। अब वो क्या है ना सर कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके साथ एक बार काम करूं। अगर मैं आपके किसी भी तरह से मदद कर सका तो मान के चलिए मेरा इंस्पेक्टर बनने वाला जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। पहले तो इंस्पेक्टर राठौड़ ने साफ मना कर दिया, लेकिन विक्टर की बहुत विनती करने के बाद वो राजी हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से कम एक बार तो अपना सपना पूरा करूंगा। थैंक यू सर। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। दूसरे दिन से विक्टर हमेशा कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ के साथ रहता और उनकी हेल्प करता। सर, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, लेकिन ये सीरियल किलर तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। अरे सबूत भी मिलेंगे और गुनहगार भी। कामिनी, कुछ भी हो जाए, इस बार वो किलर मेरे हाथ से नहीं बचेगा। एक दिन कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और विक्टर एक साथ बैठकर किलर के बारे में बात कर रहे थे। सर, मुझे लगता है कि इस किलर को पकड़ना आसान नहीं होगा। वो बहुत ही होशियारी से सब कुछ प्लान कर रहा है। हाँ, सही कहा तुमने विक्टर। अब मुझे भी लगता है कि मैं ये केस पूरा नहीं कर सकता। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं किलर को पकड़ नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैं अब ये केस ही छोड़ दूं। ये आप क्या कह रहे हो सर? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं सर? अरे नहीं सर, आप ऐसे कैसी बातें कर सकते हैं? अरे मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और आप है कि केस ही छोड़ना चाहते हैं। ये क्या बात हुई सर? देखते हैं। वैसे विक्टर, नाइस डियो। हाँ सर, ये मेरा फेवरेट डियो है। एनीवे, चलो अब अपने अपने घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चलो। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ पुलिस स्टेशन नहीं आए। कामिनी ने उनको कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। सब परेशान होने लगे कि आखिर राठौड़ सर कहां गए। देखते ही देखते 14 तारीख आ गई। मिशा अपने स्टूडियो से वापस अपने घर आई थी। मिशा एक मॉडल थी। वो घर आई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई। तभी उसके रूम को किसी ने अंदर से लॉक कर दिया। मिशा जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि एक लड़का जिसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, वो वायलिन बजा रहा था। उसे देखकर मिशा बहुत डर गई। कौन हो तुम? और तुम मेरे रूम में कैसे आए? क्या चाहते हो तुम? देखो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मिशा ने जैसे ही चिल्लाने की बात की, उस आदमी ने वायलिन जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया और अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिशा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। मिशा वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और बहुत डर गई थी। उसने मदद के लिए खिड़की से किसी को बुलाना चाहा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अचानक वो आदमी खिड़की से उसके सामने आया। उसे देख मिशा पीछे हटी। वो आगे बढ़ता गया और थोड़ी देर बाद, हेलो मिस्टर विक्टर, कैसे हो? अरे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, जरा हाथ तो। अरे हाथ कैसे मिलाओगे? अच्छा, हालचाल तो ठीक है ना आपके? अब तक तो सब ठीक था सर, पर शायद अब नहीं रहेगा। तो बोलो मिस्टर विक्टर, कहानी यहाँ बताओगे या ससुराल लेकर चलें? मैंने कुछ नहीं किया है सर, सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अरे आप उसको जाकर पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ रखा है? उसे किसे? किसने किया है सब? ट्विंकल को। ट्विंकल? कौन ट्विंकल? मेरे दोस्त। विक्टर ने बताया कि ट्विंकल उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, लंच करते, शॉपिंग करते, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। विक्टर ट्विंकल से प्यार करने लगा था, लेकिन वो उसे कह नहीं पाता था। एक दिन उसने तय कर लिया कि कॉलेज में वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को वो ट्विंकल को प्रपोज करेगा, और उसने वैलेंटाइन डे के दिन ट्विंकल को प्रपोज भी किया और उसे एक रेड कलर का ड्रेस और रोज गिफ्ट किया। लेकिन ट्विंकल उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती थी। उसने उसे
साफ इनकार कर दिया। विक्टर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मुझे लगा तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम भी औरों जैसे निकले। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसा कहकर ट्विंकल ने वो ड्रेस और रोज विक्टर के मुंह पर फेंक दिया और वो शहर छोड़कर चली गई। विक्टर को ये बात बहुत बुरी लगी। वो रात भर वहीं रोता रहा। धीरे धीरे उसके मन में खूबसूरत लड़कियों के लिए नफरत पैदा हो गई। इसीलिए वो हर एक खूबसूरत लड़की का चेहरा बिगाड़ना चाहता था, उन्हें मारना चाहता था। ओह, तो इसलिए तुमने उन 4 लड़कियों को मार डाला? सर, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। अगर ये खुद किलर है तो ये हमारे साथ क्यों रहता था हमेशा, और आपको इस पर शक कैसे हुआ? कामिनी, ये हमारे साथ इसलिए रहता था ताकि ये हमारी हर एक चाल पर नजर रख सके। अच्छा, तुम्हें याद है एक दिन की बात है कि हम लोग पुलिस स्टेशन की कैंटीन में बैठे हुए थे और तभी ये भी वहां पे अंदर आया था। अंदर आते वक्त इसके हाथ से इसका बैग छूट गया था और ये बहुत ही घबराहट में उसको समेट रहा था। बस यही बात तो मुझे इसकी बहुत अजीब लगी। सर, बैग और खून का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, अरे कामिनी, बड़ा कनेक्शन है। उसी दिन तो मुझे असली खूनी का पता चला। वो कैसे सर? कामिनी, जब वो बैग लेकर हमारे पास अंदर आया तो मुझे एक खुशबू आई थी और ये वही खुशबू थी कामिनी जो पहली लड़की के मरने के बाद उसके लापता हुए लाल रंग के कपड़े से आई थी। बस शक तो मुझे तभी से हो गया था। राठौर सर ने बताया कि वो वहां पुलिस कैंटीन से निकलने के बाद थोड़ी देर में वापस कैंटीन में आए और उन्होंने वहां पे सीसीटीवी फुटेज चेक किया। तब उन्हें विक्टर के बैग से गिरे सामानों में मॉडल मिशा की तस्वीर दिखाई दी। तभी वो समझ गए थे कि विक्टर ही असली कातिल है और उसका नेक्स्ट टारगेट मॉडल मिशा है। समझी कामिनी? इसीलिए मैंने केस से बाहर होने का नाटक किया ताकि मैं इस विक्टर पर नजर रख सकूं और उसे शक ना हो। वाह, सच में सर, यू आर ग्रेट सर। कमाल कर दिया आपने तो। अपना तो ऐसा ही है कामिनी, चीते की चाल और बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर का कमाल। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी नेहा गायब हो गई है। सर प्लीज हमारी बेटी को ढूंढ लाइए। घबराइए मत, बताइए क्या हुआ? सर, मैं शालिनी वर्मा, एक टीचर हूँ, और ये मेरे पति विनायक वर्मा। सर, जब मैं स्कूल से घर आई तो घर पर ताला लगा था, पर घर के बाहर नेहा की सैंडल थी और अंदर उसका कॉलेज बैग था। उसकी फ्रेंड से पूछने पर पता चला कि आज क्लास जल्दी खत्म हो गई, तो दोनों जल्दी घर आ गए। पर नेहा का कुछ पता नहीं चल रहा। उसका बैग बताता है कि वो घर आई थी, लेकिन उसके सभी शूज और सैंडल बाहर शू रैक में ही हैं, तो नंगे पैर कहाँ चली गई? हम बहुत परेशान हैं सर, प्लीज ढूंढिए उसे। सर, उसका फोन भी बंद है। तो ये बात है। चिंता मत कीजिए, ये सब हम देख लेंगे। कामिनी जी, इनकी FIR तो लिखिए। आइए आप दोनों। सर, तो कहिए मिस कामिनी जी, क्या खबर लाई हैं आप? सर, विनायक वर्मा के घर के आसपास किसी भी गली में CCTV नहीं है और वहाँ किसी ने भी नेहा के गायब होने वाले दिन ना तो उसे जाते देखा ना ही आते। बाकी उसका फोन ऑन हो चुका है सर, लेकिन लोकेशन मोबाइल बाजार की है जहाँ चोरी के मोबाइल बिकते हैं। मोबाइल बाजार? अच्छा कामिनी जी, वहाँ चोरी का मोबाइल कौन खरीदता है? सॉरी सर, अगर पता होता तो मैं ये मोबाइल लेता ही नहीं। अरे बेटा, ये बता कौन था वो? कोई नया ही था सर, पहले कभी देखा नहीं, पर उसकी शक्ल याद है मुझे। सर, यही आदमी था मोबाइल बेचने वाला, यही था। नो सर, हमने इसे कभी नहीं देखा। लेकिन ये है कौन इंस्पेक्टर साहब? ये वो महाशय हैं शालिनी जी, जिन्होंने नेहा का मोबाइल चोर बाजार में एक शॉपकीपर को बेचा था। मम्मी, पापा, नेहा का कुछ पता चला? नहीं बेटा। ये हमारी बड़ी बेटी माही है, ये दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। अच्छा माही बेटा, आपको कोई आइडिया है कि आपकी बहन नेहा कहाँ जा सकती है?
आई मीन टू से कि बहन अक्सर एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हैं, शेयर करते रहते हैं। सो जी सर, उसके सारे सीक्रेट्स मुझे पता है। वो परेशान थी मम्मी पापा के रोज रोज की लड़ाई से। नेहा हमेशा मम्मी की साइड लेती थी और इस बात पर पापा उसे बहुत मारते थे। आई थिंक पापा ने ही। पागल हो गए हो क्या तुम माही? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं क्या करूंगा नेहा के साथ? वो मेरी बेटी है बेवकूफ, जैसे तुम हो। देखिए सर, प्लीज इसकी बातों पर मत जाइएगा, लेकिन ये सच है कि वो जब भी मेरी बजाय अपनी माँ की साइड लेती थी तो मेरा हाथ छूट जाता था उस पर। अच्छा, आप ये बताइए कि आप दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े होने की वजह क्या है? शालिनी का हमारे पड़ोस में रहने वाले सुधीर के साथ अफेयर चल रहा है। विनायक, पागल ना तो माही है, ना ही मैं, और ना ही नेहा। पागल तुम हो जो बेवजह सुबह शाम शक की बीमारी खा रहे हो। मेरा सुधीर के साथ कोई चक्कर नहीं है, समझे तुम? ओह हेलो मिस्टर एंड मिसेस, आप लोग लड़ना बंद कीजिए। पुलिस स्टेशन है ये, आपका बेडरूम नहीं है, समझे? चलिए ये बताइए कि ये सुधीर महाशय कहाँ मिलेंगे? सर, विनायक बहुत ही शक्की आदमी है। वो झूठा आरोप लगा रहा है। बेशक हम कॉलेज समय से साथ में हैं, अच्छे दोस्त हैं और फोन पर बातें करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। अरे विनायक तो ऐसे ही बोलता रहता है। अच्छा, जब नेहा गायब हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मैं यहीं पे था दुकान पर। आप चाहें तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। बस दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में मैं दुकान पर नहीं था। उस दिन मैं टिफिन लाना भूल गया था तो खाना खाने के लिए घर चला गया था। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। करेंगे, जरूरत पड़ी तो वो भी चेक करेंगे। बस एक बात कान में पिघले शीशे की तरह डाल लेना, जब तक नेहा का कुछ पता नहीं चल जाता तुम शहर से कहीं बाहर नहीं जाओगे। गॉट इट? चलो कामिनी। कामिनी जी, नेहा के सीडीआर का क्या हुआ? वही चेक कर रही थी सर। कुछ मिला? कोई दीपक नाम का लड़का है जिसके साथ नेहा की अक्सर बात होती थी, लगभग रोजाना। शर्मा कोरियर में काम करता है। क्यों, दीपक तुम ही हो? जी? तो भैया दीपक जलाने दुकान क्यों नहीं गए? मन नहीं हो रहा था साहब। जिसके तलाश में आप मेरे पास आए हैं उन्हीं के गायब होने की वजह से मन दुखी है। क्या रिश्ता था तुम दोनों में? एक दिन वो मेरी दुकान पर मोबाइल ठीक करवाने आई थी। वहीं बातों बातों में उन्हें पता चल गया कि मैं 8वीं पास हूँ, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बेशक हम कम उम्र थे, पर वो मेरी गुरु थी सर। उनकी वजह से ही मैं इस साल 10वीं पास की है। आप प्लीज उन्हें जल्दी से ढूंढ दीजिए। वो मेरी माँ, बहन, गुरु सब थी मैडम जी, सब थी वो मेरी। तुम फोन पर पढ़ाई किया करते थे? जी सर। खबर पक्की है? ठीक है। थैंक यू राजू, करती हूँ तेरा हिसाब। चल बाय। सर, मेरे खबरी ने बताया है कि शालिनी और सुधीर दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो श्योर है। ऐसा पड़ोसी के साथ चक्कर और हमको बनाया घनचक्कर, मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं। एक बात और पता चली है सर कि नेहा को पता नहीं था कि उसकी माँ और सुधीर के बीच चक्कर है, लेकिन कुछ दिन पहले जब उसे उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया तो उसने सुधीर की दुकान पर पहुंचकर बहुत हंगामा किया था और धमकी दी थी कि अगर उन्होंने कंटिन्यू किया तो वो पापा के साथ रहेगी और पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सब हुआ था। तो कहीं सुधीर और शालिनी ने ही तो नेहा को गायब नहीं कर दिया? क्या है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपनों के खिलाफ जाने से नहीं चूकते। लेकिन सर, आपको क्या लगता है दीपक कुरियर वाला सच बोल रहा है? क्या है ना कि आजकल अपराधी बड़े शातिर हो गए हैं कामिनी जी। उन्होंने अपने हाव भाव छुपाने की कला सीख ली है। क्या पता मासूम चेहरे वाला ये कुरियर बॉय ही नेहा के मिसिंग का मास्टरमाइंड हो। केस तो बड़ा पेचीदा हो गया है। आखिर किडनैपर है कौन? हेलो, क्या?
कामिनी जी, इसे फॉरेंसिक लैब भिजवाइए अब। शालिनी जी, जरा कपबोर्ड में भी चेक कर लीजिए। अरे आपने जो कपड़े प्रेस के लिए भिजवाए थे वो सही है या नहीं, देख लीजिए। जी सभी कपड़े हैं, पर आप इन कपड़ों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नेहा की मौत से इसका क्या लेना देना? तुम्हारा नाम क्या है? राजू है साहब। कुछ काम था क्या साहब? नेहा मैडम गायब हो गई हैं, उनके बारे में ही पूछना है क्या साहब? तो मैं बता देता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की थी, एक नरम स्वभाव था उनका, पर उनके साथ क्या हुआ हमको कुछ नहीं पता साहब। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम उनके घर कपड़े लेकर कब गए थे? 4 तारीख को गए थे साहब। नेहा मैडम ने ही कपड़े लिए थे, और हाँ, उनके साथ वहाँ एक लड़का भी था। नेहा मैडम उसके साथ कहीं जाने वाली थी। अच्छा, दिखने में कैसा था वो लड़का? दिखने में तो एकदम हीरो जैसा था साहब, पर चेहरा ठीक से याद नहीं है। अरे वो देखो, तुम्हारा 10 का नोट गिरा है। लड़के का हुलिया याद आए तो बताना, ठीक है? जी साहब। कामिनी, मेरे लेफ्ट साइड वहां पार्क के कोने पर एक प्रेस वाला है, देखो तो, वो इधर ही देख रहा है क्या? जी सर, पर हुआ क्या? सर, नेहा के नेल से मिला स्किन के टुकड़े का डीएनए और बीड़ी पर मिले डीएनए से मैच हो गया है। मतलब कातिल मिल गया। ओह भैया राजू बेटा, बस बहुत कपड़े प्रेस कर लिए, जो बचे हैं ना उन्हें जेल में प्रेस करना। चलो। रुक जाओ विनायक, अगर तुमने राजू को कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझे मजबूरी में गोली चलानी पड़ेगी। मुझे मत रोको इंस्पेक्टर, मुझे पता चल चुका है कि इस दरिंदे ने ही मेरी बेटी को मारा है। इसे इसकी पाप की सजा मैं देख कर रहूंगा। देखिए विनायक जी, आप पर क्या बीत रही है मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। नेहा को तो हम बचा नहीं सके, लेकिन आपकी पत्नी और आपकी एक बेटी भी तो आपके साथ है ना। अगर आप जेल चले गए तो इनका क्या होगा? बात को समझिए, फेंक दीजिए चाकू, इसे कानून सजा देगा, मैं दिलवाऊंगा। बोल, क्यों मारा नेहा को? सर, करीबन 2 बजे मैं नेहा जी को कपड़े देने के लिए उनके घर गया था। मैंने उन्हें कॉलेज से वापस आते हुए देख लिया था। मैं जब उनके घर में पहुंचा तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं बिना सोचे समझे अंदर चला गया। अंदर पहुंचा तो देखा नेहा जी कपड़े बदल रही थी, और उन्हें बिना कपड़ों के देखकर मेरी वासना जाग गई। चाह कर भी मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया और अंदर कमरे में पहुंच गया। मुझे वहां देखकर वो चौंक गई। उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनके सामने प्यार करने की शर्त रख दी। ये सुनते ही उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। बस यहीं से मैं गुस्से से भर गया साहब, और उसी गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। उसके मरते ही मैं डर गया और कपड़े रैक में रखकर बॉडी बॉक्स में डाल दी और बाहर से ताला लगाकर भाग गया साहब, जिससे ऐसा लगे कि वहां कोई आया ही नहीं था। लेकिन साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। बेटा, तू मारना नहीं चाहता था, लेकिन तूने मार तो दिया, इसीलिए अब होगी फांसी। क्या? फांसी। आधी रात को तकरीबन 2 बजे शीशा समर के साथ गाड़ी में दिल्ली से मुंबई अपने ससुराल जा रही थी। शादी के बाद पहली बार वो ससुराल जा रही थी। शीशा और समर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गाड़ी में बैठे
वो अपनी आगे के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। समर, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम्हारे घर वालों ने हमारी शादी को एक्सेप्ट कर ही लिया। हाँ, इस बात से तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पापा ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो तुम जानती ही हो कि जब हमने शादी की थी तब मेरे सारे घर वाले तुमसे कितना नाराज थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही प्यार भरी बातें करते करते वो घर जा रहे थे। तभी अचानक कुछ गुंडे उनकी गाड़ी के सामने आ गए। उन सब ने एक काले कपड़े से अपने मुंह को ढक रखा था। समर ने जोर से ब्रेक लगाई। सारे गुंडों ने उनकी गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और गाड़ी के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने समर और शीशा के सारे गहने छीन लिए और उनमें से एक आदमी ने गाड़ी चलाना शुरू किया। शीशा और समर बहुत डर गए थे। वो उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। आपको गहने, पैसे, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ ले लीजिए, लेकिन प्लीज हमें छोड़ दीजिए। हम पुलिस या किसी और को कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए। उन लोगों के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद गुंडों ने समर को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन वो शीशा को अपने साथ लेकर गए। समर ने गाड़ी के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन वो गाड़ी दूर जंगल में ले गए थे। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समर ने अपने मोबाइल में नजदीकी पुलिस स्टेशन सर्च किया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैम, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरी वाइफ को बचा लीजिए मैम, प्लीज। पहले शांत हो जाओ और बताओ कि हुआ क्या तुम्हारी वाइफ को। समर ने सारी बात कामिनी को बताई। कामिनी ने फौरन इंस्पेक्टर राठौर को कॉल किया और सारी बात बताई। ओके कामिनी, एक काम करो, समर की एफआईआर लिख लो और शहर के सारे पुलिस स्टेशन में शीशा की तस्वीर भिजवा दो। मैं बस पुलिस स्टेशन पहुंच ही रहा हूँ। ओके सर। कामिनी ने समर की एफआईआर लिखी। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर राठौड़ पुलिस स्टेशन पहुंचे। सारी बात जानने के बाद इंस्पेक्टर राठौड़ ने समर से उसकी गाड़ी की तस्वीर ली और शहर के सारे चेक पोस्ट पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। चेक पोस्ट पर समर की गाड़ी की तलाश शुरू कर दी गई। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और समर इंसिडेंट प्लेस पर पहुंचे। तभी समर के मोबाइल पर उसके घर वालों का कॉल आ गया। बेटा, कहाँ हो तुम सब लोग? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? समर ने रोते हुए सारी बात अपने पापा को बताई। बेटा तुम घबराओ मत, बहू को कुछ नहीं होगा। तुम पहले घर आ जाओ। समर ने बताया कि वो पुलिस के साथ है और जब तक शीशा का पता नहीं लगता वो शांत नहीं बैठेगा। पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी। पूरा दिन बीत गया लेकिन शीशा का कुछ पता नहीं चला। समर मायूस चेहरे के साथ अपने घर गया। घर वाले सभी टेंशन में थे। पुलिस की तलाश जारी थी। सर, आपको क्या लगता है कौन कर सकता है ये सब? हमका तो लागत है कुछ तो गोल मटोल है ही केस में। बात तो तुम्हारी सच है लल्लू पटेल, गोल मटोल तो है। पुलिस ने समर के घर वालों से बात की लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिली। फिर कामिनी ने समर के घर के पड़ोसी से बात की। तब उन्हें पता चला कि समर के पिता शीशा और समर की शादी के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि शीशा एक मॉडल थी लेकिन समर शीशा से प्यार करता था, इसीलिए उन्होंने शादी कर ली। लेकिन समर के पापा ने उनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए समर और शीशा ने घर छोड़ दिया और दिल्ली में जाकर रहने लगे। पुलिस का सीधा शक समर के पापा के ऊपर गया। पुलिस ने समर के पापा को अपने गिरफ्त में ले लिया। तब समर के पापा ने बताया कि पहले उन्होंने शीशा को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अपने बेटे को खो देने के डर से उन्होंने शीशा को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन पुलिस को अभी भी समर के पापा पर शक था। एक दिन समर जब पुलिस स्टेशन जा रहा था तब उसे शीशा का मेकअप आर्टिस्ट दिखाई दिया, जो दिल्ली में शीशा का शूट से पहले मेकअप किया करता था। समर को याद आया कि जब भी वो शीशा से मिलने उसके स्टूडियो जाया करता था तब वो मेकअप आर्टिस्ट उसे घूरता रहता था।
और शीशा को भी अजीब तरह से देखता था। उसका अचानक मुंबई में आना समर को कुछ अजीब लगा। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन तब तक वो लड़का वहाँ से निकल गया था। समर ने जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ घंटे बाद पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। उस लड़के ने बताया कि उसका नाम सलीम है। सर, मैं तो शीशा मैम का सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हाँ, वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उनके चेहरे से नजर नहीं हटती थी। लेकिन सर, कुछ भी हो जाए, हम अपनी औकात तो नहीं भूल सकते ना। शीशा मैम एक फेमस मॉडल थी और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट, मेरी उनसे क्या बराबरी सर। ओके, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सलीम के जाने के बाद सर, आपने उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? मुझे तो वो बेगुनाह नहीं लगता। जरूर वो इस किडनैपिंग में शामिल है। हाँ सर, हमको भी यही लागत है। ये मेकअप मैन मेकअप के साथ साथ कहानी भी बहुत ही अच्छी बनावत है। जो दिखाया जाता है जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो। कभी कभी कुछ धागों को जानबूझकर जोड़ा जाता है ताकि हम गुमराह हो जाएं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में लालू हवलदार एक सीसीटीवी फुटेज लेकर आया, जिसमें समर की कार के जंगल की तरफ जाने का वीडियो था। जंगल जाने के लिए बीच में एक हाईवे आता है। उस वीडियो में एक आदमी ने चेक पॉइंट पर अपना हाथ बाहर निकाला था, जिस पर एक टैटू बना हुआ था। पुलिस ने उस टैटू के बारे में जानकारी निकाली। उस शॉप के सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। शॉप के ओनर ने बताया कि उसका नाम रंगा है और उसने 1 महीने पहले ही वो टैटू बनवाया था। सभी वापस पुलिस स्टेशन आ गए। तभी पुलिस के पास समर और उसके पापा की कॉल हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें वो लोग नोटिस करते हैं कि एक कॉल बार बार समर को आ रहा था। कामिनी ने जब वो नंबर ट्रैक किया तो पता चला कि वो तो फॉरेस्ट एरिया से आ रहा है। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और लालू हवलदार फॉरेस्ट एरिया की तरफ गए। कुछ देर अंदर जाने के बाद कुछ गुंडों ने पुलिस पर हमला किया। गुंडे और पुलिस के बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई में इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी ने गुंडों को पकड़ लिया। हाथापाई के बीच इंस्पेक्टर राठौड़ ने देखा कि ये वही गुंडा है जिसने हाथ पर टैटू बनवाया है। इंस्पेक्टर राठौड़ समझ गए कि उसी रात समर की कार भी किसी ने चुराई थी। सबको गिरफ्तार करने के बाद जो सच था वो उनके सामने आया। चलो अब सीधे सीधे बताओ कि सच्चाई क्या है। बताओ, नहीं तो ससुराल वाली खातिरदारी करनी पड़ेगी और शायद वो तुम्हें रास ना आए। सर, मेरा नाम रंगा है। मैं तो छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन अभी हम लोग को ज्यादा पैसे चाहिए थे। तभी हमारे पास एक आदमी आया, उसने हमें 5 लाख रुपए दिए ये मर्डर करने के लिए। किसने पैसे दिए थे तुम्हें, बताओ। सो मिस्टर आदर्श पति जी, बोलो क्यों किया तुमने ये सब? सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं शीशा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समर हाथ जोड़कर रोते हुए। समर ने बताया कि वो शीशा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका मॉडलिंग करना उसे पसंद नहीं था। उसने शीशा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर शीशा अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उस बात से उन दोनों के बीच में बार बार झगड़ा होने लगा। समर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शीशा का साथ दे या फिर अपने परिवार वालों के पास वापस लौट जाए। वो शीशा को किसी और का भी होते हुए नहीं देख सकता था। एक दिन गुस्से में आकर उसने शीशा को मारने का प्लान बनाया और उसने ही रंगा को कांटेक्ट किया था और शीशा को किडनैप करवाने का प्लान बनाया और उसे मरवा दिया। समर ने अपना गुनाह मान लिया। समर ने जैसे ही अपना गुनाह मान लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने शीशा खड़ी थी, वो भी जिंदा। तुमने ये सब किया समर? मैंने तुम पर विश्वास किया, इतना प्यार किया, और तुमने मुझे ही मारना चाहा। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिन गुंडों को तुमने मुझे मारने के लिए कहा था, उन्होंने ज्यादा पैसों की लालच में मुझे नहीं मारा और तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया।
अपने गुनाह को प्यार का नाम मत दो। अगर तुम सच में शीशा से प्यार करते तो उसके काम की भी रिस्पेक्ट करते। तुम्हें एक खूबसूरत बीवी चाहिए थी बस। अब जेल में बैठकर आराम से अपने प्रमोशन के ऐड बनाना। प्यार का ऐसा भी एक चेहरा होता है, ये आज देख लिया। लेकिन सर, आप कभी किसी गुनहगार को नहीं छोड़ेंगे, ये बात आज कंफर्म हो गई। आपका जवाब नहीं सर। हाँ सर, आप तो बहुत बढ़िया हो। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। चैलेंज। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी पुलिस स्टेशन में बैठे थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर को कॉल आता है। हेलो इंस्पेक्टर राठौर। कॉल एक आदमी का था। हेलो इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, पर आप हैं कौन? यूं समझ लीजिए कि आपका शुभचिंतक हूं, जो आपको एक खास खबर देना चाहता है। खबर? कैसी खबर? आपका मुंबई शहर जल्द ही शमशान बनने वाला है। इतनी लाशें बिछेंगी कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। रोक सको तो रोक लो मेरे कहर को। वैसे आपसे बात करके अच्छा लगा। कौन बोल रहा है? क्या होने वाला है? कौन करने वाला है? हेलो हेलो हेलो। कॉल कट गया था। क्या हुआ सर? किसका फोन था? कामिनी, किसी ने पूरे शहर को तबाह करने की धमकी दी है, लेकिन कब, क्यों, कैसे, कौन, कुछ नहीं पता। बस इतना बताया कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इंस्पेक्टर राठौर ने शहर के सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। सब जगह नाकाबंदी की गई और सारे शहर में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। थोड़ी देर बाद कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर गाड़ी से जा रहे थे। आगे नाकाबंदी लगी थी, गाड़ी की चेकिंग चल रही थी कि अचानक एक ट्रक ड्राइवर नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। राठौर और कामिनी ने उस ट्रक ड्राइवर का पीछा किया। राठौर ने ट्रक के टायर पर गोली मारी। ट्रक एक पेड़ से जाकर टकरा गई और ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। कामिनी, ट्रक में जाकर चेक करो, क्या है उसमें? कामिनी ने ट्रक चेक किया तो उसमें आम की पेटियां थी। कामिनी ने बताया कि ट्रक में आम की पेटियां हैं। राठौर को शक हुआ कि आम की पेटी के लिए ये ड्राइवर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी को सारी पेटियां ठीक से चेक करने के लिए कहा। चेक करते वक्त कामिनी को कुछ पेटियों में बम मिले। ये देखिए सर, इसमें तो बम है। तभी मरे हुए आदमी के मोबाइल पर एक कॉल आया। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी को कॉल नंबर ट्रेस करने के लिए कहा। बाद में उस नंबर पर राठौर ने कॉल किया। सामने कॉल पर, काम हुआ कि नहीं? बोलो, चुप क्यों हो? कुछ बोलो। कौन बात कर रहा है? इंस्पेक्टर राठौर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया और ट्रक में जो बॉम्ब था उसे ले जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राठौर के मोबाइल पर एक रैंडम नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या बात है इंस्पेक्टर राठौर? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे। मेरा पहला प्लान तो तुमने फ्लॉप कर दिया, लेकिन लास्ट में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। क्या हुआ सर? किसका कॉल था? उस आदमी का जो पूरे शहर को तबाह करना चाहता है। कामिनी ने कॉल ट्रेस किया। तब उसे पता चला कि वो कॉल एक पुराने खंडर के पास से आ रहा है। पुराने खंडर में कांचा दौड़ते हुए आया। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है सर। पुलिस को हमारा बॉम्ब से भरा हुआ ट्रक मिल गया है सर। मैं जानता हूँ मूर्ख, लेकिन पुलिस को हमारे ट्रक के बारे में पता कैसे चला? तुम लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं मेरी इतने साल की मेहनत ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकता। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल उस लोकेशन की ओर गए जहां से कॉल आया था। वो पूरे खंडर में घूमे, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। तभी कामिनी को ऊपर एक गाड़ी दिखाई दी।
सब लोग उस गाड़ी के पास बड़े ही सावधानी से पहुंचे। इंस्पेक्टर राठौर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। सबको हैरानी हुई कि एक गाड़ी खंडर में कैसे। लालू पटेल ने गाड़ी की तलाशी शुरू की। आगे गाड़ी में उसे कुछ 15 एक ही फिल्म के टिकट मिले, वो भी अलग अलग दिन के। लालू पटेल ने टिकट अपने पास रख लिया। तभी कामिनी को एक आवाज सुनाई दी। कामिनी ने आवाज की तरफ देखा तो गाड़ी में एक बॉम्ब लगाया गया था। सर, इस गाड़ी में बॉम्ब है, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल जल्दी से उस खंडर से बाहर निकले और थोड़ी ही देर में वो गाड़ी बॉम्ब से उड़ गई। सर, ये सब कैसे हुआ और किसने किया होगा? उसी ने जिसने हमें धमकी दी है शहर को तबाह करने की। सर, ये क्रिमिनल तो बहुत खतरनाक लगता है। खतरनाक और शातिर भी। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल पुलिस स्टेशन में सोच रहे थे कि आखिरकार एक इंसान एक ही फिल्म के 15 टिकट क्यों खरीदेगा, वो भी एक ही थिएटर के, वो भी उस फिल्म की जो कि फ्लॉप है। इंस्पेक्टर राठौर ने मूवी की टिकट फिर से चेक की। वो टिकट एक ही मॉल की थी। तब इंस्पेक्टर राठौर को समझ आया कि ये जो कोई भी है वो मल्टीमैक्स मॉल में जो थिएटर है वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है और इसीलिए वो रोज जाता है ताकि वो चेक कर सके कि मॉल में कहाँ बॉम्ब फिक्स किया जा सकता है। लेकिन अभी भी ये बात साफ नहीं थी कि ये बॉम्ब ब्लास्ट कब होने वाला है और कौन करने वाला है। इंस्पेक्टर राठौर ने पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी और उस मॉल में भी कुछ हवलदारों को वेश बदलकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कहा। इंस्पेक्टर राठौर ने उस मॉल की सभी सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो रोज मॉल में आता हो। तभी राठौर के मोबाइल पर फिर से एक रैंडम नंबर से कॉल आता है। क्या बात है राठौर, तुम तो सच में चीते की चाल वाली सोच रखते हो। इम्प्रेसिव, हाँ? चलो, खेल अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। पकड़ सको तो पकड़ लो मुझे। सर, हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, लेकिन किसी पर शक नहीं हो रहा है। हमका तो लागत है वो आदमी अलग अलग लोगों को भेजता होगा फिल्म देखने के लिए, वरना एक ही आदमी बार बार एक ही फिल्म देख देख कर बोर हो जाएगा ना। पटेल, ये मजाक का वक्त नहीं है। यहाँ पूरा शहर दांव पर लगा है। बात भले ही पटेल ने गलत की हो, लेकिन उसमें भी पॉइंट है। अलग अलग लोगों को नहीं भेजा जा सकता, लेकिन अलग अलग भेष बनाकर तो आया जा सकता है ना। राठौर ने मॉल में वेश बदलकर कुछ पुलिस वाले को एंट्री और एग्जिट के गेट पर खड़ा किया ताकि वो अंदर आने वाले हर आदमी की तलाशी ले सके। लेकिन वो आदमी इतना चालाक था कि पुलिस की नजर से बचकर मॉल में घुस गया। राठौर सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखे हुए था और फिर इंस्पेक्टर राठौर को वो दिखा जिसे देखने के बाद वो सीधे मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर भाग कर गया और उसने एक आदमी को पकड़ा। उस आदमी ने नकली दाढ़ी और मूछें लगाई हुई थी। इंस्पेक्टर राठौर ने उसकी दाढ़ी मूछें निकाली। तभी वहाँ कामिनी और लालू पटेल भी आ गए। सर, ये कौन है? ये वही है जिसने हमें इतने दिनों से परेशान करके रखा था। जब इसका क्रिमिनल फाइल्स में मैंने रिकॉर्ड देखा तो पाया कि ये करण है, करण मल्होत्रा। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि करण पहले एक ग्रेट साइंटिस्ट था, लेकिन उसने पैसों के लिए गलत लोगों के साथ हाथ मिला लिया था। करण ने इंस्पेक्टर राठौर का हाथ झटका और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वेश बदल कर आए हुए पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर राठौर ने उसे एक थप्पड़ मारा। अब सीधे सीधे बताओ बॉम्ब कहाँ लगाया है तुमने, नहीं तो हमें 3rd डिग्री देना भी आता है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है राठौर। मेरा बॉम्ब वाला ट्रक पकड़कर तुमने पहला चैलेंज जीता और मेरी बॉम्ब लगाई हुई गाड़ी से बचकर दूसरा चैलेंज जीता, लेकिन ये तीसरा चैलेंज जीतने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। उसके बाद बूम।
इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी बॉम्ब को ढूंढने के लिए गए। 7 मिनट होने के बाद भी उन्हें बॉम्ब नहीं मिला। एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें बताया कि करण लास्ट टाइम में मॉल के मीटिंग बोर्ड से बाहर निकला है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मीटिंग बोर्ड के अंदर गए और बॉम्ब ढूंढने लगे। लास्ट में सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। इंस्पेक्टर राठौर की नजर एक गुलदस्ते पर पड़ी। वहाँ सिर्फ एक ही गुलदस्ता था। इंस्पेक्टर राठौर गुलदस्ते के पास गया। उसने देखा तो सिर्फ 30 सेकंड्स ही बाकी थे बॉम्ब ब्लास्ट होने में। कामिनी, अगर वायर सही कटी तो सबकी जान बच जाएगी, और अगर गलत कटी तो हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। जो होगा देखा जाएगा सर। इंस्पेक्टर राठौर ने बॉम्ब की एक वायर काटी और लकीली बॉम्ब का टाइम ऑफ हो गया। करण को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई। सर, वैसे तो आपका कोई जवाब है ही नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आपको अचानक ये कैसे पता चला कि वही आदमी क्रिमिनल है, जबकि वो वेश बदल कर आया था। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि आदमी अपना वेश बदल सकता है, लेकिन कुछ आदतें होती हैं जो वो बदल नहीं सकता। जैसे करण ने अपने बाल, कपड़े, दाढ़ी, मूछें तो बदली, लेकिन अपने हाथ की घड़ी और पैर के जूते नहीं बदले। और जब उसने 3 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, तब एक अलग इंसान ने वही घड़ी और जूते पहने थे, और आज एक अलग इंसान ने पहने थे। 2 अलग इंसान एक जैसी चीजें कैसे पहन सकता है? बस उसी से उस पर शक हुआ और वो उसे पकड़ने के लिए भागा। वाह सर, आप तो बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आप स्मार्ट हो। यस सर, यू आर ग्रेट सर। आखिरकार आपने ये चैलेंज जीत ही लिया। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।